हिंदुस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस के दिल्ली हेडक्वार्टर में 27 मई 2014 के दिन एक मीटिंग हो रही। कंपनी से जुड़ी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी जिसके बारे में किसी भी बोर्ड मेंबर को कोई खबर नहीं थी। मीटिंग जब खत्म होने में थी तब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राघव बहल ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज नेटवर्क 18 ग्रुप को टेक ओवर करना चाहती है। बोर्ड के सारे सदस्य ये न्यूज सुनकर शॉक हो गए। भारत की सबसे बड़े मीडिया ग्रुप का ये होस्टाइल टेक ओवर था। होस्टाइल टेक ओवर मतलब जब किसी कंपनी को फोर्सफुली खरीदा जाता है लीगली, लेकिन उसके मालिक की इच्छा के बगैर उसे खरीदा जाता है, फोर्सफुली खरीदा जाता है, उसे कहते हैं होस्टाइल टेक ओवर। यह कहानी है 2013-14 की। तो आइए देखते हैं ये होस्टाइल टेक ओवर हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। राघव बहल एक होशियार और मेहनती युवान जिन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट जेवियर्स से पूरी की और उसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एफएमएस से अपना एमबीए पूरा किया। एमबीए पूरा करने के बाद वो एएफ फर्ग्यूसन कंसल्टेंसी के अंदर एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट ज्वाइन हो गए। 1985 तक जॉब करने के बाद उन्हें यह समझ आया कि उनका झुकाव मीडिया की तरफ है। दोस्तों, ये एक ऐसा दौर था जब हिंदुस्तान के अंदर दूरदर्शन के अलावा दूसरे कोई प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करते थे। मीडिया के नाम पर अगर कुछ अवेलेबल था तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स थे। राघव बहल ने दूरदर्शन ज्वाइन किया एज अ करस्पॉन्डेंट। करीब 6 साल तक दूरदर्शन में काम करने के बाद उन्होंने शिफ्ट किया इंडिया टुडे ग्रुप के अंदर। इंडिया टुडे ग्रुप उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे पहला मंथली वीडियो मैगजीन शुरू कर रहा था जिसका नाम था न्यूज ट्रैक। राघव बहल न्यूज ट्रैक के अंदर एज एन एंकर एंड एज अ प्रोडक्शन कंसल्टेंट ज्वाइन हुए। इंडिया टुडे ग्रुप में काम करने के बाद उन्होंने कई दूसरे मीडिया ग्रुप्स के अंदर भी काम किया। करीब 15 साल मीडिया इंडस्ट्री में काम करने के बाद राघव बहल ने यह तय किया कि वो अब अपना मीडिया हाउस शुरू करेंगे। 1999 में नेटवर्क 18 ग्रुप की शुरुआत हुई और उनका सबसे पहला चैनल था CNBC TV 18। राघव बहल को ऐसा लगता था कि उस वक्त के जो भी मीडिया हाउसेस थे वो बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। अगर मीडिया के अंदर कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है तो वेस्टर्न मीडिया हाउसेस के साथ कोलैबोरेट करना जरूरी है ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट SOPs काम करने के तरीके सीखे जा सके और एक प्रॉफिटेबल वेंचर क्रिएट किया जा सके। यूएस का एक बहुत ही मशहूर मीडिया ग्रुप है NBC यूनिवर्सल। राघव बहल ने NBC यूनिवर्सल के साथ टाई अप करके हिंदुस्तान का सबसे पहला बिजनेस चैनल शुरू किया जिसका नाम था CNBC TV 18। CNBC TV 18 रातों रात पॉपुलर बन गया। वो भारत का सबसे पहला बिजनेस चैनल था और लोगों ने उसे खूब सराहा। CNBC TV 18 की कामयाबी को देखते हुए उसका हिंदी वर्जन भी लॉन्च किया गया क्योंकि CNBC TV 18 इंग्लिश में था। हिंदी वर्जन का नाम था CNBC आवाज। राघव बहल की जो स्ट्रेटेजी थी फॉरेन मीडिया हाउसेस के साथ कोलैबोरेट करने की, वो सक्सेसफुल हो रही थी। इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए राघव बहल ने यूएस के पैरामाउंट ग्रुप के साथ कोलैबोरेट किया और इंडिया के अंदर एक बच्चों का नया चैनल शुरू किया, निकेलोडियन। इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट करने की राघव बहल की स्ट्रेटेजी सुपर हिट थी। 2005 में राघव बहल को और एक कामयाबी हाथ लगी। उन्होंने अमेरिका के CNN ग्रुप के साथ मिलकर इंडिया के अंदर एक न्यूज चैनल शुरू किया, CNN IBN। उन दिनों NDTV की मोनोपोली हुआ करती थी। राजदीप सरदेसाई और समीर मनचंदा जैसे एंकर्स NDTV के साथ जुड़े हुए थे। राघव बहल इन दोनों को CNN IBM में लाने में सफल हुए। समीर मनचंदा और राजदीप सरदेसाई इन दोनों ने CNN IBM ज्वाइन कर लिया। नेटवर्क 18 ग्रुप की न्यूज कैटेगरी के अंदर लीडरशिप एस्टैब्लिश हो चुकी थी।
अब बारी थी जनरल एंटरटेनमेंट की। 21 जुलाई 2008 के दिन नेटवर्क 18 ग्रुप का सबसे पहला जनरल एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च किया गया, जिसका नाम था कलर्स। उस जमाने में डेली सोप्स के अंदर स्टार प्लस की मोनोपोली हुआ करती थी। इस मोनोपोली को तोड़ने का काम कलर्स ने किया। बालिका वधू, उतरन, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी ऐसे शोज ने कलर्स को पॉपुलर बना दिया। राघव बहल को इंडस्ट्री में मिडास टच माना जाने लगा। वो जिसे हाथ लगाते थे, जो बिजनेस शुरू करते थे, वो सक्सेसफुल हो रहा था। जो चैनल्स शुरू किए थे वो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रहे थे, लेकिन यहां पे राघव बहल ने एक गलती कर दी। कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छे अच्छों को बर्बाद किया है। यहां पर राघव बहल के साथ भी वही हुआ। जो चैनल शुरू किए थे वो अभी तक पूरी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं हुए थे, अभी तक पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुए थे। बावजूद इसके राघव बहल ने अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग बिजनेसेस शुरू करना चालू कर दिया। स्टार गेज एंटरटेनमेंट के नाम से उन्होंने एक कंपनी शुरू की और उसके अंदर मल्टीप्लेक्सेस ओपन करने का उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। उतना ही नहीं तो उन्होंने अपना खुद का मूवी प्रोडक्शन हाउस भी शुरू कर दिया। उन दिनों मोबाइल मार्केट में नए नए आए हुए थे और मोबाइल की बहुत बड़ी क्रेज थी। राघव बहल ने ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोबाइल बेचने का बिजनेस चालू कर दिया और कई ऑफलाइन आउटलेट्स भी, रिटेल आउटलेट्स भी उन्होंने ओपन कर दिए। उन्होंने ऑनलाइन मूवी टिकट्स बेचने का भी बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने कई बिजनेसेस शुरू किए बहुत ही कम समय में। जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसे शुरू करने के लिए इनिशियल कैपिटल की जरूरत होती है। उतना ही नहीं तो कुछ बिजनेसेस के नेचर ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली प्रॉफिटेबल नहीं होते। उन्हें प्रॉफिट में आने के लिए कुछ सालों की जरूरत होती है और तब तक उन बिजनेसेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। तो जो कोई ये बिजनेस शुरू कर रहा है उसके पास उतना पैसा होना चाहिए। राघव बहल ने एक साथ मल्टीपल बिजनेसेस शुरू किए थे जो कि लॉस मेकिंग थे और उनके पास कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहने के लिए, उन बिजनेसेस के अंदर कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहने के लिए उतना पैसा नहीं था। उनके एजम्पशंस और कैलकुलेशंस फेल हो गए। राघव बहल ने शुरू किए हुए बिजनेसेस लॉस में जा रहे थे। बिजनेसेस को फंड करने के लिए राघव बहल ने बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया। कैलकुलेशन के मुताबिक जिन बिजनेसेस को प्रॉफिट कमाना शुरू कर देना चाहिए था वो भी प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे थे। राघव बहल कॉन्टिंजेंसी प्लान बनाना भूल गए थे। अगर कोई बिजनेस जो आपने शुरू किया है वो अगर नहीं चलता है तो उसे क्लोज करने की भी कॉस्ट होती है और ये बात राघव बहल ने शायद कभी सोची ही नहीं। देखते ही देखते बैंकों के लोन की अमाउंट बढ़ती गई, ईएमआई भरना मुश्किल होने लगा था, बिजनेसेस फेल होना शुरू हो चुका था और जो नेटवर्क 18 ग्रुप के जो चैनल्स थे जो प्रॉफिटेबल थे उनके ऊपर राघव बहल का पूरा ध्यान नहीं था और इसीलिए उनका रेवेन्यू भी कम होने लगा था। 30 सितंबर 2011 तक राघव बहल के लोन का आंकड़ा 1400 करोड़ पार हो चुका था। जो बैंकों से उन्होंने लोन लिया था वो आंकड़ा 1400 करोड़ पार हो चुका था। नेटवर्क 18 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड थी और जिस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा था, जिस तरह से लॉसेस बढ़ रहे थे, उसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइसेस ऑल टाइम लो पर आ चुके थे। अब कोई बैंक राघव बहल को लोन देना नहीं चाहती थी। लोन्स की अमाउंट इतनी बढ़ गई थी कि ईएमआई देना अब इम्पॉसिबल हो रहा था। उस वक्त नेटवर्क 18 ग्रुप के सीईओ थे हरेश चावला। उन्होंने राघव बहल को यह सुझाव दिया कि नेटवर्क 18 ग्रुप का जनरल एंटरटेनमेंट बिजनेस सेल आउट करके जो भी पैसा आएगा उससे लोन्स का रीपेमेंट कर देना चाहिए। राघव बहल का यह मानना था कि स्टॉक प्राइसेस 70% नीचे आ चुकी है। ऐसे सिनारियो के अंदर नेटवर्क 18 ग्रुप के जनरल एंटरटेनमेंट के बिजनेस के लिए जितना वैल्यूएशन मिलना चाहिए उतना वैल्यूएशन कभी नहीं मिलेगा और इसीलिए जनरल एंटरटेनमेंट बिजनेस यानी कि कलर्स चैनल बेचने के राघव बहल खिलाफ थे। उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और फाइनली उनकी मीटिंग फिक्स हुई मुकेश अंबानी के साथ।
मल्टीपल डिस्कशंस के बाद यह तय हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज नेटवर्क 18 ग्रुप में इन्वेस्ट करेगी। डील यह तय हुई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी अमाउंट एज अ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स नेटवर्क 18 के अंदर इन्वेस्ट करेगी। ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है ये पहले समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप नहीं मिलती। कंपनी की ओनरशिप इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है, लेकिन जो शेयर्स नेटवर्क 18 ग्रुप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को देना कबूल किया था, उन प्रेफरेंस शेयर्स में एक कंडीशन थी कि अगले 10 सालों के अंदर, नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहे तो उन प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि कंपनी की ओनरशिप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहे तो वो अपने हाथ में ले सकती है अगले 10 साल के अंदर। कंपलसरी नहीं है, लेकिन इट इज अप टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऐसी कंडीशंस टिपिकली रखी जाती है ताकि इन्वेस्ट करने वाले का, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। एग्जैक्ट अमाउंट कितनी थी ये तो रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेटवर्क 18 ग्रुप को करीब करीब 4000 करोड़ रुपया दिया था फॉर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिले पैसे से नेटवर्क 18 ग्रुप ने अपना 1100 करोड़ रुपए का लोन चुका दिया। इस डील का एक और हिस्सा यह भी था कि नेटवर्क 18 ग्रुप ईटीवी को खरीदेगा। नेटवर्क 18 ग्रुप ने ईटीवी की मीडिया एसेट्स खरीदी की करीब करीब 2100 करोड़ रुपए में। 2013 आते आते राघव बहल के लिए सब कुछ स्मूथ हो चुका था, पैसा आ चुका था, लोन रीपे हो चुका था। अब फोकस था नेटवर्क 18 का प्रॉफिट बढ़ाने में। 2013 के अंदर नेटवर्क 18 के जितने भी चैनल्स थे उन सभी चैनल्स के अंदर ले ऑफ किया गया, एक्स्ट्रा लोगों को निकाला गया, अननेसेसरी एक्सपेंसेस घटाए गए और कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सारी की गई। 31 मार्च 2013 के दिन जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर नेटवर्क 18 लॉस में से प्रॉफिट में आ चुकी थी और उसने 87 करोड़ रुपीस का मुनाफा भी कमा लिया था। राघव बहल एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से लेके जर्नलिस्ट से लेके अब वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके थे, लेकिन शायद यह खुशियां बहुत ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस चुनाव के अंदर पहली बार हिस्सा लेने वाली थी। उन्होंने जोरों शोरों से अपना प्रचार शुरू कर दिया था। आम आदमी पार्टी महज 1 साल पहले मतलब 2012 में बनी थी और चुनाव का मुख्य मुद्दा था भ्रष्टाचार। चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर कई सीरियस एलिगेशन लगाए हुए थे। आरोप यह था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर गैस और क्रूड ऑयल के प्राइजेस को सेट करती है, मैनेज करती है और उससे बेतहाशा पैसा कमाती है। ऐसा आरोप अरविंद केजरीवाल ने कई बार लगाया अपनी सभाओं के अंदर, मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम लेकर। इस तरफ नेटवर्क 18 का न्यूज चैनल था CNN IBN और उसके चीफ एडिटर थे राजदीप सरदेसाई। CNN IBN के ऊपर ये सारे एलिगेशंस जो आम आदमी पार्टी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी के ऊपर लगाए थे वो डिस्कस किए जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया जा रहा था और उन आरोपों के ऊपर चर्चा हो रही थी। ओवरऑल राजदीप सरदेसाई का अप्रोच आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का था और यह बात मुकेश अंबानी को खटक रही थी। मुकेश अंबानी का मानना यह था कि जब नेटवर्क 18 ग्रुप प्रॉब्लम में थी, फाइनेंशियल इश्यूज में थी, तब रिलायंस ने पैसा देकर नेटवर्क 18 ग्रुप को बचाया था। तो नेटवर्क 18 ग्रुप को भी रिलायंस के खिलाफ न्यूज नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था। एक दिन खुद मुकेश अंबानी ने राजदीप सरदेसाई को फोन किया और कहा कि CNN IBN के ऊपर आम आदमी पार्टी को कोई भी कवरेज मिलना नहीं चाहिए। यह बात मैं कह रहा हूं एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। मुकेश अंबानी के मना करने के बावजूद भी CNN IBN के ऊपर आम आदमी पार्टी को कवरेज मिलता रहा। राजदीप सरदेसाई ने मुकेश अंबानी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था।
मुकेश अंबानी को एटलीस्ट ये बात सरप्राइजिंग तो थी, लेकिन उन्हें एटलीस्ट लगा कि इसके आगे जो भी आरोप लगाए जाएंगे, जो भी गलत चीजें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बोली जाएगी, एटलीस्ट वो तो ना दिखाए CNN, IBN। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। करीब करीब नवंबर दिसंबर 2013 में मुकेश अंबानी के राइट हैंड मनोज मोदी ने सीधे राघव बहल को फोन किया, और वो ये कॉल जो था बहुत ही गुस्से से भरा हुआ था। और मनोज मोदी ने गुस्से में आकर राघव बहल को कहा कि अभी के अभी तुरंत CNN, IBN के ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर लगने वाले चार्जेस को दिखाना बंद कर दे, आम आदमी पार्टी को कवरेज देना बंद कर दे। राघव बहल एक आदर्शवादी थे। उन्होंने मनोज मोदी को साफ साफ कह दिया कि CNN, IBN के चीफ एडिटर राजदीप सरदेसाई है और उनके काम में मैं दखलंदाजी नहीं दूंगा। अब रिलायंस का और मुकेश अंबानी का पेशेंस खत्म हो चुका था। उनको ये बात बहुत सता रही थी कि जो चैनल खत्म होने वाला था, जिसे हमने बचाया, और वही चैनल आज हमारे खिलाफ अलग अलग एलिगेशंस जो है वो दिखा रहा है, ये बात उन्हें सहन नहीं हो रही थी। और तब से उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर चैनल को कंट्रोल करना है तो चैनल की ओनरशिप भी अपने पास होना जरूरी है। और यहां से शुरुआत होती है नेटवर्क 18 ग्रुप के होस्टाइल टेक ओवर की। हालांकि नेटवर्क 18 ग्रुप को टेक ओवर करने का यह सिर्फ एकमात्र कारण नहीं था, इसके कई अलग अलग कारण थे। यह एक ऐसा दौर था जब रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी और इनिशियल रिसर्च चल रही थी। अगर रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया तो उसके सब्सक्राइबर्स के लिए उन्हें बहुत सारे कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, और उसी के लिए एक मीडिया हाउस अपने हाथ में होना उन्हें जरूरी लग रहा था। दूसरा रीजन यह था कि नेटवर्क 18 ग्रुप के शेयर्स स्टॉक मार्केट के ऊपर 70 से 75%, 70 to 75% डाउन हो चुके थे, नीचे आ चुके थे। अगर इस प्राइस के ऊपर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप अगर खरीदने को मिले तो सौदा बहुत फायदे का है। तीसरी बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे इतने बड़े बिजनेस ग्रुप्स हमेशा अपने हाथ में एक मीडिया ग्रुप तो रखते ही हैं, ताकि अगर ग्रुप के खिलाफ कोई फॉल्स नैरेटिव पब्लिक के अंदर फैलाया जा रहा है तो उसे काउंटर करना आसान होता है। यह बात रिलायंस के दिमाग में बहुत सालों से थी। बहुत सालों से प्लानिंग चल रही थी अपनी खुद की मीडिया कंपनी शुरू करने की, और अब जाके यह सुनहरा मौका हाथ लगा था भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी को अक्वायर करने का। जनवरी 2014 में रिलायंस ने नेटवर्क 18 ग्रुप के प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स में बदलने का निर्णय ले लिया। उन्होंने नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिशनल 9% शेयर्स भी मार्केट से खरीदी कर लिए, जिससे अब रिलायंस की ओनरशिप नेटवर्क 18 ग्रुप के अंदर 78% हो चुकी थी। 3 फरवरी 2014 के दिन रिलायंस ने सेबी के रूल्स के मुताबिक नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिशनल शेयर्स खरीदने के लिए ओपन ऑफर लॉन्च कर दिया, और फाइनली नेटवर्क 18 ग्रुप रिलायंस के अंदर आ चुका था। ओनरशिप रिलायंस के पास आ चुकी थी। एक्विजिशन के बाद रिलायंस ने राघव बहल को भी ऑफर दिया था कि वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर कंटिन्यू करे, लेकिन राघव बहल ने ये ऑफर ठुकरा दिया और अपना इस्तीफा नेटवर्क 18 से दे दिया। तो दोस्तों, ये रोमांचक कहानी थी हिंदुस्तान के सबसे पहले और सबसे बड़े होस्टाइल टेकओवर की। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करना। धन्यवाद।